Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 26th of October 2021। तो 26 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में मदद करेंगे, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा एक हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैं आपको देता हूं डेली एक क्वेश्चन जिसके बारे में आप पॉइंट्स लिखते हैं, की पॉइंट, कुछ लोग बहुत अच्छा पॉइंट भी लिखते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तीसरा फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ आइटम्स को, चौथा मैप ऑफ द डे, फिर फिफ्थ हम आएंगे एडिटोरियल्स वाले पार्ट में, और बाकी के जो बचे हुए न्यूज़ आइटम्स हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ। तो पहला सवाल है, एक ग्राफ बना हुआ है, अगर सपोज इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ का इन अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये इनमें से किसका ग्राफ है। अगर एक ग्राफ बना है डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, तो फिर आपको बताना है कि ये किसका ग्राफ होगा, लैफर कर्व, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व या कुजनेट्स कर्व। अ ग्राफ शोइंग द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ इन अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमी इज अ कर्व ऑफ व्हाट, लैफर कर्व, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व या कुजनेट्स कर्व। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेड्स ऑफ रिसेशन। अब कुछ यहाँ पे रिसेशन के ट्रेड्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं, ठीक है ना। तो पहला कहता है कि अगर रिसेशन होगा तो जनरल राइज इन डिमांड। दूसरा कह रहा है कि अगर रिसेशन होगा तो इन्फ्लेशन रिमेन्स हायर एंड नो साइंस ऑफ गोइंग डाउन। तीसरा कह रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोबेबल है कि रिसेशन होगा, तो इनमें से कौन सी चीज होगी आपको बताना है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ग्राफिकल कर्व विच एडवोकेट्स अ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। कौन सा रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कर्व बताता है। ऑप्शंस आर फिलिप्स कर्व, लैफर कर्व, लॉरेंस कर्व या गिनी कोफिशिएंट। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। अब आप लोग पॉज करके इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके अटेम्प्ट, आपके आंसर्स मिलने चाहिए। नहीं आपको बन रहा है तो आप नॉट अटेम्प्टेड लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेट मी टेल यू द आंसर्स नाउ। पहला क्वेश्चन था कि इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ के बीच में जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, लॉरेंस कर्व, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ के बीच का हम कर्व या रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं तो जो ग्राफिकल फॉर्म हमको प्रेजेंट मिलता है वो लॉरेंस कर्व कहलाता है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ मतलब इनकम की इनइक्वालिटी और वेल्थ, टोटल वेल्थ के बीच में अगर कर्व ड्रॉ करेंगे तो लॉरेंस कर्व बनेगा। अब दूसरा सवाल था रिसेशन में कौन सी चीज होगी, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि रिसेशन का मतलब स्लो डाउन होता है, तो फिर पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लिख रहा है जनरल राइज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ेगी तब तो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि पहला नहीं हो सकता। दूसरा है इन्फ्लेशन रिमेन्स हायर। अब इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ती है। इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर डिमांड बढ़ ही नहीं रही है या ये सब चीजें नहीं हो सकती रिसेशन में, तो मतलब सेकंड भी गलत होगा। तीसरा एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि रिसेशन का मतलब है स्लो डाउन, मतलब कि फैक्ट्रीज अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही हैं, ये आउटपुट नहीं हो रहा है, तो कुल मिलाकर के वहां पे जॉब्स का लॉस होगा, तो एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में बने, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच में अगर आप कर्व ड्रॉ करें तो उस कर्व को क्या बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि फिलिप्स कर्व, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज फिलिप्स कर्व। अगर आप महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो फिलिप्स कर्व प्राप्त होता है, ठीक है ना। दैट इज द आंसर। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे कि व्हाट आर द की चेंजेस दैट द वर्ल्ड नीड्स टू लिमिट द टेम्परेचर टू 1.5 डिग्रीज 1.5 डिग्रीज, मतलब कि जो पेरिस क्लाइमेट डील में लिमिट सेट की गई थी 1.5 डिग्रीज की,
उस वहां तक पहुंचने के लिए क्या की स्टेप्स हैं जो कि वर्ल्ड को एज अ होल उठाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे कल हमने बात की थी AR6 की, यानी असेसमेंट रिपोर्ट 6 की बात की थी, उसमें हमने बात की थी कि 2030 तक 45% का रिडक्शन करना है ऑफ द 2010 लेवल्स। तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं आंसर में। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज डू गिव योर पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि करने चाहिए वर्ल्ड को, वो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो लॉन्च करने वाले हैं आयरिस इन COP26, ठीक है ना। तो इंडिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के क्या लॉन्च करेंगे, आयरिस, IRIS। अब ये IRIS है क्या, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, ये है आयरिस। आयरिस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, मतलब आइलैंड स्टेट्स के लिए रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक ग्रुप है, कंसोर्टियम टाइप का रहेगा, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है किन के लिए, आइलैंड स्टेट्स के लिए, ताकि वो और ज्यादा रेजिलियंट हो जाए, ठीक है ना। रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, क्योंकि आइलैंड स्टेट्स जो रहेंगे ये सबसे अधिक इंपैक्ट होने वाले, ये मोस्ट वल्नरेबल है। ऑब्वियस सी बात है, ये सब आइलैंड स्टेट्स बहुत छोटे होते हैं, वाटर बॉडीज के बीच में होते हैं, क्लाइमेट चेंज में वाटर बॉडीज का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ेगा और सबसे अधिक इंपैक्ट जो पड़ेगा वो इन्हीं आइलैंड स्टेट्स पे पड़ेगा। तो अगर हम देखें इस न्यूज को ध्यान से, तो इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया तो है, इसके साथ एक और ग्रुप है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, SIDS जिसको बोलते हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इसमें UN के भी मेंबर कंट्रीज हैं और कुछ नॉन UN कंट्रीज भी हैं, ठीक है ना। दोनों है इसमें, UN कंट्रीज भी हैं, नॉन UN कंट्रीज भी हैं, जो कि इसका पार्ट है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के। आप इसको GS3 में ही नोट करके लिखिएगा, है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही जाता है। तो आयरिस का जब आप नोट्स लिखेंगे तो आप GS3 वाले ही अपने बुकलेट में लिखेंगे, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। आयरिस जो है बेसिकली इट इज अ इनिशिएटिव व्हिच इज एम्ड एट क्रिएटिंग कोलिएशन फॉर पुटिंग इन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विथस्टैंड डिजास्टर्स। आयरिस बनाने का सबसे बड़ा एम ये है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो जो कि किसी भी प्रकार के डिजास्टर को झेलने की हिम्मत रखता हो। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है जो कि किसी भी प्रकार का मतलब डिजास्टर झेल ले, किसी प्रकार का उसमें फिर इकोनॉमिक लॉस ना हो और जान का लॉस ना हो, नुकसान ना हो, ह्यूमन लॉस ना हो, ठीक है ना। दैट इज बेसिक एम ऑफ दिस आयरिस, ठीक है। और अब आप सबको पहले बता दिया कि जो आइलैंड नेशंस हैं वो सबसे अधिक वल्नरेबल हैं एंड वहां पे सबसे अधिक डिजास्टर्स की जो प्रोबेबिलिटी है कि इंपैक्ट जो पड़ेगा वो उनके ऊपर ही पड़ेगा, एंड दैट इज द मेन रीजन कि क्यों ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हमको पड़ रही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इनिशिएटिव में इंक्लूडेड कौन कौन से बड़ी कंट्रीज, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने कहा है कि ये इनिशियल फंडिंग कमिट करेंगे $10 मिलियन की, एंड इसके बाद फिर जब और कंट्रीज जैसे कि जापान है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इस इनिशिएटिव में, तो फिर ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की मदद से उनकी हेल्प की जाएगी, स्टेट आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की मदद की जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज द मेजर एम ऑफ दिस इनिशिएटिव आयरिस। आई होप आपको आयरिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया था कि एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलिएंट ट्रांसपोर्ट इन द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, है ना। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी निकाली थी और उन्होंने ये कहा था कि जो लॉसेस होने वाले हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर डिजास्टर्स के कारण इकोनॉमिक लॉसेस देखे जाएँ तो सबसे अधिक वो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में ही आएगा। इसीलिए स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज पे आते हैं। तो इंडिया में फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से एक काल्फ डेवलप किया गया है, किसका, बन्नी ब्रीड ऑफ बफेलो का। याद रखिएगा, ये ब्रीड का नाम मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे बन्नी, BANNI। ये अगर आपसे पूछे कि बन्नी ब्रीड किसकी है, तो ये बफेलो की एक ब्रीड है जो कि गुजरात वाले रीजन में पाई जाती है। याद रखिएगा, बन्नी ब्रीड इज अ ब्रीड ऑफ बफेलो विच इज फाउंड इन द गुजरात रीजन। एक्चुअली में गुजरात रीजन में ये पाई जाती है। और यहाँ पे याद रखिएगा, बन्नी बफेलो को कच्छी या कुंडी भी कहा जाता है, कच्छी एंड कुंडी भी कहा जाता है, क्योंकि कच्छ रीजन की है बेसिकली गुजरात के, तो इस कारण से इसको कच्छी या कुंडी भी कहा जाता है।
इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो ब्रीड है बफेलो की, इसको कौन वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है कच्छ की, जिसको मालधारी बोलते हैं, याद रखेगा। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है मालधारीज जो कि इस बफेलो को रखते हैं, है ना, कच्छ वाले रीजन में इस बफेलो को वही लोग पालते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रीड मानी जाती है बन्नी ब्रीड, इसीलिए IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके ये काफ डेवलप किया गया है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज़ है वो हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे। देखो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी 1972 में हुई थी। सबसे पहले तो आप अपनी नोट्स में लिखो, GS3 में ही ये चीज़ ऐड कर लो। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1972 में हुई थी और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट कहा जाता है इसको। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम में हुई थी। ये पहली वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस थी जिसने कि इन्वायरमेंट को एक मेजर इशू बनाया। तो याद रहेगा 1972 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था वो फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस थी जिसने कि इन्वायरमेंट को एक मेजर इशू बनाया। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का स्टार्टिंग आप बोल सकते हैं कि ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही हुआ था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का स्टार्टिंग जो है उसी के साथ हुआ था, ठीक है ना। और यही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जिसने कि एक्चुअली में इन्वायरमेंटल इश्यूज को फोरफ्रंट में रखा, जिसके बाद में 1987 के आसपास जब ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद फिर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन मिलती है। तो इनिशिएशन जो था ना इस पूरी चीज़ का, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो चाहे आप इन्वायरमेंट का इशू हो, इसका जो इनिशिएशन है वो कहना चाहिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 से ही हुआ। और अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ स्टॉकहोम +50 के बारे में। स्टॉकहोम +50 यानी कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल पूरे होने वाले हैं 2022 में। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 साल होने वाले हैं 2022 में। इस कारण से 2022 में स्टॉकहोम में यानी कि स्वीडन में गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एक और हाई लेवल मीटिंग रखेंगे जिसको स्टॉकहोम +50 कहा जाएगा। और यहाँ पे जो मेजर एम रहेगा दैट विल बी टू कंट्रीब्यूट टू एक्सेलरेटिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट लीड्स टू सस्टेनेबल एंड ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एम होगा जो कि सस्टेनेबल और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ करे। ग्रीन इकोनॉमी के साथ साथ जॉब्स भी बढ़े, हेल्दी प्लैनेट फॉर ऑल हो एंड नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। सस्टेनेबल प्लैनेट हो, हेल्दी प्लैनेट हो, जॉब्स भी हो और नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ये सारे एम्स के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 न्यूज आइटम जो कि हमने यहाँ पे बताई है। इसके बाद आगे मूव करते हैं। कुछ तो हेडलाइंस में ही अच्छी आपको न्यूज दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रजनीकांत हैज बीन प्रेजेंटेड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो रजनीकांत जी को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यू शुड रिमेंबर दैट। सूडान्स मिलिट्री सीजेस पावर इन कू, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, हम इस चीज को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूं। और RPSG ग्रुप और CVC कैपिटल्स दे विंस बिड फॉर लखनऊ अहमदाबाद IPL फ्रेंचाइजी। तो एक लखनऊ की IPL फ्रेंचाइजी और एक अहमदाबाद की IPL फ्रेंचाइजी है जिसके लिए RPSG ग्रुप और CVC कैपिटल्स ने जीता है इस बिड को, ठीक है ना। तो अब आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टेल्स पैनल टू फिक्स द मुल्ला पेरियार डैम वाटर लेवल। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखो क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि आप अभी रिसेंटली एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना, मुल्ला पेरियार डैम के लिए। तो वो जो मुल्ला पेरियार डैम की सुपरवाइजरी कमेटी है उसको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक मैक्सिमम लिमिट बताइए कि मुल्ला पेरियार डैम के ताकि उसके बाद पॉपुलेशन को इम्पैक्ट ना पहुंचे, और जैसे ही उस लेवल को ब्रीच करने वाला हो तो एक्सेस वाटर को दरवाजे खोल करके, गेट खोल करके निकाल दिया जाए। तो ये चीज केरला जो बोल रहा है कि 139 फीट आप कर दो, कैप कर दो। केरला का सजेशन है कि 139 फीट आप कैप कर सकते हैं। वहीं तमिलनाडु ने थोड़ा सा कम बताया है ना, उन्होंने थोड़ा कम दिया है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जब भी हम आज जो मैप हम देखेंगे, आज हम सूडान का मैप देखेंगे। एक्चुअली में सूडान की न्यूज़ तो आपने देख ही ली है, जब अपन उस न्यूज़ पे आएंगे ना तो एक बार मैं आपको वहाँ का मैप भी दिखाऊंगा, वहाँ की थोड़ा सा जियोग्राफिकल फीचर्स भी दिखाऊंगा, किस तरीके से नील रिवर आती है, कहाँ पे कौन से, है ना, वहाँ पे डार्फर रीजन भी है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है ना। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है अ रिमाइंडर दैट इंडिया स्टिल ट्रेल्स इन द हंगर फाइट। अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, इसमें दीपा सिन्हा का ये आर्टिकल है, ये आप वैसे GS1 में सोसाइटी वाले पार्ट में भी लिख सकते हो, GS2 में हेल्थ वाले पार्ट में आप लिख सकते हो
इसको, मेजरली आप GS2 का ही पार्ट इसको बनाइए, है ना। अब यहाँ पे जो बात है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, निकाला गया था, है ना। वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक आयरिश इंस्टीट्यूशन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो आपका कैसा है, वो जर्मन है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे कर दी इन्होंने, 101। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 101 थी, है ना। एंड ये था आउट ऑफ 116 कंट्रीज, और लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग थी 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमारी रैंकिंग और ज़्यादा पुअर कर दी गई है इन द हंगर, है ना। अब ये जो होता है, ये रिपोर्ट आती है 4 पैरामीटर्स पे। वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से? पहला है अंडर नरिशमेंट, ठीक है ना। दूसरा है आपका वेस्टिंग, तीसरा है आपका स्टंटिंग, और चौथा है आपका मोर्टेलिटी, ठीक है ना। जिसमें अंडर नरिशमेंट को मिलते हैं 33%, इसको मिलते हैं 16.67%, इसको मिलते हैं 16.67%, और इसको मिलते हैं 33%। तो कुल मिलाकर के 33.33 यानी कि 1/3 आपका अंडर नरिशमेंट हो गया, 1/3 आपका मोर्टेलिटी हो गया, और 1/3 में आपका टोटल वेस्टिंग और स्टंटिंग हो गया। तो इस तरीके से ये पैरामीटर कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये मेथोडोलॉजी भी थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आजकल थोड़ा ऐसे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपको बता दिया। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें जो इंडिया को प्रॉब्लम है वो POU के डेटा से, यानी कि परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड के डेटा से। जो प्रॉब्लम इंडिया को मेजर हुई है वो POU के डेटा से हुई है, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड, और ये डेटा निकाला जाता है FAO के द्वारा, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो ये डेटा निकालती है। अंडर नरिशमेंट का डेटा जो है वो FAO निकालती है, और उसी डेटा से इंडिया को प्रॉब्लम है। इंडिया ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं है, और बेसिकली मैंने आपको एक एडिटोरियल बताया था जिसमें मैंने आपको इसका एक अच्छा क्रिटिक था, वो पॉइंट कैलोरी इनटेक वाला, कि एक्चुअली में अंडर नरिशमेंट के टाइम पे जो FAO देखता है वो देखता है कैलोरी इनटेक। एंड कैलोरी इनटेक से आप ये नहीं बता सकते कि कैलोरी इनटेक किसी व्यक्ति का देख करके ये नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति अंडर नरिशमेंट में है कि नहीं, क्योंकि कई बार कैलोरी इनटेक डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वर्क कर रहे हैं। आपका वर्क लेथार्जी वाला है कि आपका वर्क बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाला है। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाला है तब आपको कैलोरी ज़्यादा चाहिए, बट अगर आपको लेटे लेटे या बैठे बैठे काम करना है तो आपको इतना ज़्यादा कैलोरी इनटेक नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें भी हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए इंडिया को इस पैरामीटर से प्रॉब्लम है। ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि देखो हमको प्रॉब्लम है, अलग बात है, लेकिन अगर आप हकीकत भी देखें, अगर इफ़ यू सी द डिटेल्स, अगर आप अपने रिपोर्ट्स भी देखें, अपने यहाँ के बहुत सारे ऐसे हंगर रिलेटेड और ये माल न्यूट्रिशन और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सब चीज़ें हुई हैं ऑलरेडी, तो वो देखें तो भी आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ कोई चीज़ नहीं है। वेस्टिंग यानी कि लो वेट फॉर हाइट, मैंने पहले भी आपको बताया, इसको ये सब लिख लेना इसको, है ना। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? लो वेट फॉर हाइट, एंड स्टंटिंग क्या होता है? लो हाइट फॉर एज, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के चीज़ें जो ऑथर ने, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, वी आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड। एंड वो ये जो रिपोर्ट है इसको एज अ मतलब कि आपको ये नहीं लेना कि हमारे देश के लिए इंसल्ट है, ये है। आपको इसको लेना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन मैटर्स को सही कर सकते हैं, आप स्टंटिंग को सही कर सकते हैं, आप वेस्टिंग को सही करने का आपकी अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप यही नहीं कंसीडर करेंगे कि प्रॉब्लम है, इफ़ यू डोंट इवन कंसीडर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, देन हाउ कैन यू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम। एंड वही चीज़ ऑथर ने बोली कि इंडिया में जो ग्रोथ रही है या प्रोग्रेस रही है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट स्टंटिंग, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वेस्टिंग, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट अंडर नरिशमेंट, ये बहुत ज़्यादा स्लो रहा है। द प्रोग्रेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर नरिशमेंट हैज़ बीन वेरी स्लो। तो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पे ऑलरेडी कही है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई है। इसके बाद जो ऑथर ने बोला है वो बोला है कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ऑथर ने कहा कि देखो एक PDS स्कीम है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो इंडिया में लाया गया 2013 में, ये कुछ अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारी पॉपुलेशन अभी छूट जा रही है ना। बहुत सारे लोग अभी छूट जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप PDS सिस्टम का देखें तो बहुत लगभग 40% पॉपुलेशन को छोड़ देता है ना, जिसमें से कई लोग ऐसे जिनको सरल
चैनल्स की जरूरत है या ये कहने। इसके अलावा ऑथर ने क्या किया, जैसे पैंडेमिक हुआ, पोस्ट पैंडेमिक जो ये प्रॉब्लम्स है, पोस्ट पैंडेमिक ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाली है। पोस्ट पैंडेमिक जो खाने की प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ी है, फूड सिक्योरिटी और ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा इतने लोग माइग्रेट करके शहरों से गाँव की तरफ चले गए हैं ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कई सर्वे किए गए हैं पोस्ट पैंडेमिक, जिसमें लोगों ने बताया कि दे आर कंज्यूमिंग लेस, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो घर में रहते थे एंड दे आर कंज्यूमिंग लेस, ठीक है ना। तो वो सारे इश्यूज हैं, तो हमको वो फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि हिडन हंगर जो है अभी भी वो इंक्लूड नहीं की गई है। हिडन हंगर का फैक्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या होता है कि हम लोग जब मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं या जब भी हम अंडर नरिशमेंट की बात करते हैं या जब भी हम किसी को भूखे रहने की बात करते हैं, तो हम केवल ये देखते हैं कि उसका पेट भरा है कि नहीं, लेकिन क्या उसके बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल सब पहुंच रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ आप देखते हैं हिडन हंगर में। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंक की मात्रा कम है खाने में, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आयरन की मात्रा कम हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी में कैल्शियम कम है। ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। सिर्फ पेट भरने से नहीं, सिर्फ अगर आप रोज पिज्जा खाते रहो तो आपका पेट तो भरा रहेगा, बट क्या आपकी बॉडी की डिमांड पूरी होगी? तो नहीं पूरी होगी। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि इंपॉर्टेंट है, ये कंसिडरेशन करना भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। अगला है अ फेस्टरिंग क्राइसिस इन द पार्क स्ट्रेट। अब यहाँ पे पार्क स्ट्रेट रीजन की बात की गई, जहाँ पे अभी रिसेंटली एक इंडियन फिशरमैन थे जिनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा कई केसेस और देखे जा चुके जहाँ पर ऐसी डेथ के केसेस हमको देखे। देखो पार्क स्ट्रेट वाला रीजन आपको पता है, जैसे अपन जाएंगे, जब ये इंडिया वाला बॉर्डर कंप्लीट होता है, यहाँ से एडम्स ब्रिज होता है, यहाँ पे श्रीलंका शुरू होता है, तो ये वाला जो रीजन यहाँ पे क्या आता है, आपका पार्क स्ट्रेट आता है, ठीक है ना। ये दिस इज द रीजन ऑफ पार्क स्ट्रेट। अब होता क्या है कि यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट से बहुत सारे लोग फिशिंग करने आते हैं, एंड व्हाट दे डू इज दैट दे डू द बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉटम ट्रॉलिंग एक मेथड होता है फिशिंग का, जिसमें क्या होता है, जाल ऐसे पानी में डाल दिया जाता है और उसको ऐसे मशीन के थ्रू उसको ड्रैग किया जाता है, मतलब उसको खींचा जाता है, और वो बिल्कुल बॉटम से ड्रैग करते 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 खूब सारे उसमें प्रॉन्स, खूब सारी मछलियाँ और ये सब पकड़ लेते हैं। लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। दूसरी चीज़ ये किसके लिए खराब होता है, ये दूसरी चीज़ ये श्रीलंकन्स के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के जो नदन पार्ट के जो जाफना वाफना वाला रीजन हो गया ना, तो श्रीलंका के जो नदन पार्ट के फिशरमैन है वो भी इसी रीजन का, यानी पार्क स्ट्रेट वाले रीजन का यूज कर रहे हैं फॉर गेटिंग द फिशरीज एंड ऑल। अब आप सोचो कि सारी फिशरी अगर इस तरीके से तमिलनाडु के फिशरमैन पकड़ लेंगे तो श्रीलंका वाले क्या खाएंगे? तो एक्चुअली में ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला ही एक तरीके से कॉम्पिटिशन वाली चीज़ है, जो कि सर्वाइवल के लिए इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन कर रहे हैं, और इसी कारण से काफी डिस्प्यूट्स भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। और कई बार श्रीलंकन नेवी जो है फिर इंडियन साइड्स के फिशरमैन को या तो पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, रिमांड पे ले लेती है, या सीधे गोली मार देती है ना। दैट इज अ मेजर इशू। तो ऑथर ने यहाँ पे यही बताया कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस मेथड को सॉल्व करने की जरूरत है। इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? पहली चीज तो कि दोनों जो बॉर्डर्स हैं उन दोनों को ये डिसाइड करना पड़ेगा, एक बैन लगाना पड़ेगा ऑन बॉटम ट्रॉलिंग, क्योंकि बॉटम ट्रॉलिंग तो ऑलरेडी बहुत ही खराब चीज है, वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है, एक्वेटिक लाइफ को भी पहुंचाती है। इसकी जगह आपको डीप सी फिशिंग करने की जरूरत है। डीप सी फिशिंग अनदर मेथोडोलॉजी इज द डीप सी फिशिंग। तो डीप सी फिशिंग को प्रमोट करो। इसके अलावा कुछ एमिकेबल सोल्यूशन बनाओ लॉन्ग टर्म में, कि दोनों तरफ के जो फिशरमैन हैं उनके लाइवलीहुड भी अफेक्ट ना हो और दोनों तरीके से इस तरीके से कम्पीट भी ना करें। मतलब वो थोड़ा इस तरीके से कुछ एमिकेबल सोल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा कि वो कम्पीट भी ना करें और उन दोनों का पेट भी भरा रहा है, लाइवलीहुड भी दोनों की चलती रहे। तो दैट इज व्हाट हैज बीन ऑथर सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल, एंड अर्जेंट स्टेप्स की जरूरत है, अदरवाइज ये पार्क स्ट्रेट इसी तरीके से बैटल ग्राउंड बना रहेगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। थेस्पियान रजनीकांत गिवन दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो हमने ये पहले ही देख लिया कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड एंड इनको मिला है। धनुष एंड मनोज वाजपेयी शेयर्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे। अब नेशनल फिल्म अवार्ड्स में धनुष को असुरन में उनके रोल के लिए और मनोज वाजपेयी को भोंसले में उनके रोल के लिए दे रिसीव्ड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। एंड कंगना रनौत को बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड मिला है फॉर मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी एंड पंगा मूवी के लिए, ठीक है ना। इसको याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर फॉर दिस ईयर्स नेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है।
डिफेंस एक्सपोर्ट्स अप बाय 334% इन 5 ईयर्स। तो राजनाथ सिंह जी का कहना है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, कि डिफेंस के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 334% बढ़े हैं पिछले 5 सालों में, है ना। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डिफेंस के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, इसीलिए वर्ल्ड वाइड जो उनकी डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड ये चीज़ आपको मैंने इसलिए बता दी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है किस फील्ड में, है ना। एज अ सिविल सर्वेंट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। आगे मूव करते हैं। CO2 एमिशंस इन 2020 अबव द डिकेडल एवरेज। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, याद रखिएगा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है जिसने ये कहा है कि जो इंक्रीज इन CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन इंक्रीज है 2019 से 2020 में, अगर वो देखा जाए तो ये slightly lower than what observed from 2018 to 2019 but higher than the average annual growth rate over the past decade। ठीक है ना, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो पास्ट डिकेड का था उससे ज़्यादा है, मतलब कि उससे ज़्यादा है, लेकिन 2018-19 से थोड़ा सा कम है। एक और चीज़ रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो ये मतलब कि एमिशंस हैं वो पैंडेमिक के टाइम पे थोड़ा सा कम हुए थे। द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस दे डिक्रीज्ड इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक, लेकिन अब ये अगेन राइज पे है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिखा है एमिशंस ऑन द राइज। 2019 से 20 की अगर हम बात करें तो मीथेन का इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 2018-19 के कंपैरिजन में मीथेन और ज़्यादा राइज हुआ है ना। एंड नाइट्रस ऑक्साइड के केस में भी जो इंक्रीज है वो हायर देन द एवरेज एनुअल 10 ईयर्स ग्रोथ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे एक नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, याद रखिएगा, ये लिख लीजिए अपनी नोट्स में, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स निकालता है। ये AGGI एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स निकालता है। ठीक है ना, क्या निकालता है? एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स निकालता है। इसने भी बताया कि 1990 से 2020 के बीच में रेडिएटिव फोर्सिंग by long-lived greenhouse gases increased by 47% with CO2 accounting for 80% of this increase। तो यहाँ पे जो long-lived greenhouse gases हैं उनके लगभग 47% का इंक्रीज हुआ है। ये कौन बताता है? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाली जाती है एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स। तो उसने ये चीज़ बताई है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये मॉनिटरिंग वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच नेटवर्क, याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट है, ये नंबर्स हैं, ये कहाँ से निकालेंगे? तो ये WMO के अंतर्गत आता है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच नेटवर्क, उसने ये नंबर्स निकाले हैं। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच नेटवर्क याद रखिएगा, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच नेटवर्क याद रखिएगा, तो उसने ये नंबर्स निकाले। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इंडियाज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द COP26। अब इंडिया के क्या एक्सपेक्टेशंस है COP26 के? तो ऑथर ने यही कहा है कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये कहा कि इंडिया के एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज रहे। इंडिया ने कोई भी कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए ईयर डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इंडिया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं ले सकता है। इस कारण से अगर हम अभी डिसाइड कर देंगे कि 2050 में हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर हमको तो सारे पावर प्लांट आज ही बंद करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ हम कर नहीं सकते। दैट इज वाई वी हैव नॉट सेड दैट। दूसरे इसके अलावा हमको कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। इंडिया ने कहा है कि जैसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए सस्टेनेबल लैंड यूज के रिगार्डिंग, एनर्जी ट्रांजिशन के रिगार्डिंग, लो एमिशन व्हीकल ट्रांसमिशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड अडेप्टेशन। तो $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस, उसके रिगार्डिंग डिसीजन होना जरूरी है ना। दूसरी चीज़ ऑथर ने यह भी कहा है कि इंडिया के स्टेप्स भी हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम मूव कर ही रहे हैं। 450 गीगावाट की हमने बात की। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी हमने बोला है कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ भी मूव कर जाएंगे। तो ऑल दीज आर द गुड स्टेप्स इन लाइन, एंड यही सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। एंटी डायबिटिक मेडिसिन गेट प्राइस कैप्स। अब यहाँ पे याद रखिएगा प्राइस कैप इंडिया में करता कौन है, मतलब कि इंडिया में प्राइस को कैप, मतलब कि मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कौन करता है कि इससे ज़्यादा प्राइस बढ़ नहीं सकती। कैप का मतलब क्या होता है कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ सकती है। कौन करता है? तो NPPA नाम की एक अथॉरिटी, जिसको हम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बोलते हैं। NPPA कौन है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बोलते हैं। और ये ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत इसको पावर मिली है कि ये प्राइजेस कैप कर सकता है। सीलिंग प्राइस यानी कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ सकती, वो बता सकता है। ठीक है ना, तो जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है उनकी प्राइस अभी कैप की गई है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। थोड़ा सा आपको बता दो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल
प्राइसिंग अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि कंट्रोल करता है प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करता है और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन से, जो कि 1997 में आया था। और ये एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड ये सीलिंग प्राइसेस डिसाइड करता है ताकि ड्रग्स जो है वो अफोर्डेबल बनी रहे, ठीक है ना, मेडिसिन जो है अफोर्डेबल बनी रहे। सूडान मिलिट्री सीजेस पावर इन कू, तो सूडान की जो मिलिट्री उसने पावर सीज कर ली है कू के द्वारा, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट भी कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेट मी शो यू द मैप ऑफ सूडान, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब सूडान का रीजन आपको दिख रहा है ना, सूडान का ये वाला रीजन है। यहाँ पे सूडान में थोड़े से पहले मैं फिजिकल फीचर्स आपको बता दूँ, तो यहाँ पे जैसे आपको डारफर एक रीजन दिख रहा होगा। डारफर रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है और डारफर रीजन ही वो रीजन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एथनिक क्राइसिस भी हुई हैं। एथनिक क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा हुई है डारफर रीजन में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लिबियन डेजर्ट आपका यहाँ पे देखो, लिबियन डेजर्ट का जो रीजन है वो लीबिया और सूडान के बॉर्डर पे है, तो यहाँ लीबिया से सूडान तक आता है पूरा लिबियन बॉर्डर यहाँ पे है। देन न्यूबियन डेजर्ट भी आपको ऊपर दिख जाएगा। न्यूबियन डेजर्ट दिख रहा है ना, इजिप्ट वाले बॉर्डर के साथ आपको न्यूबियन डेजर्ट दिख रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पे देखो आप नाइल रिवर जो है वो सूडान के थ्रू यहाँ पे इजिप्ट सूडान ये पूरा रीजन से आती है, नाइल रिवर, है ना। इसके नाइल रिवर के नीचे देखो दो रिवर मिलती है, एक है ब्लू नाइल जो कि इथियोपिया वाले रीजन से आ रही है, इथियोपिया वाले रीजन से, और एक है वाइट नाइल, ठीक है ना, वाइट नाइल यहाँ पर है युगांडा, फिर आपका साउथ सूडान और यहाँ पे सूडान। तो ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल, और यहाँ पे टोटल नाइल ऊपर वाली है यहाँ पे इजिप्ट से, एंड यहाँ पे देखो दो में कैसे वो हो रही है, एक ब्लू नाइल वाला पार्ट है इथियोपिया वाले पार्ट तक जाता है और दूसरा आपका वाइट नाइल है जो कि युगांडा वाले पार्ट तक जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सूडान से बॉर्डर टच करती है, तो इजिप्ट ऊपर आपको दिख रहा है, इजिप्ट नॉर्थ वाले रीजन में है। यहाँ वाटर देखो, यहाँ पे साउथ रेड सी से सूडान टच करता है, रेड सी को टच करता है सूडान, और यहाँ पे ऊपर इजिप्ट हो गया, इधर लीबिया को टच कर रहा है, देखो आप लीबिया को टच कर रहा है, चड को टच कर रहा है, चड को भी टच करता है। देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को भी टच कर रहा है, डारफर वाले रीजन से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को टच करता है। देन नीचे देखो साउथ सूडान को टच करता है ना, साउथ सूडान को टच कर रहा है। फिर यहाँ पर ये इथियोपिया को टच करता है, एरित्रिया को टच करता है, इथियोपिया और एरित्रिया को भी टच करता है। तो इन कंट्रीज को टच करता है सूडान। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सूडान की कैपिटल भी आपको दिख रही होगी, खार्तूम जो है वो कैपिटल है सूडान की। न्यूबा माउंटेन्स भी आपको दिख रहे होंगे, न्यूबा माउंटेन्स है ना। तो दैट इज इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, आप देख सकते हैं एडिस अबाबा है यहाँ पे। और साउथ सूडान की देखो ज्यूबा लिखी हुई, साउथ सूडान की ज्यूबा है, वहाँ से वाइट नाइल निकलती है और इधर ब्लू नाइल निकलती है। तो ये कुछ मैप है जो कि आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हमने देखे, कंट्रीज कौन सी बॉर्डर कर रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हमने देखे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप ऑफ साउथ सूडान। अब समझ में आ गया होगा आपको। ईरान टू होस्ट मीट ऑन अफगानिस्तान, अब ईरान जो है वो मीटिंग होस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें इंडिया को उसने नहीं बुलाया। तो कुल मिला के न्यूज़ यही थी कि ईरान ने मीटिंग होस्ट की जिसमें चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया ये सब आएंगे, लेकिन इंडिया नहीं आएगा, है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि अब इंडिया के रिलेशन ईरान से भी ठीक नहीं रहे हैं, दिस इज़ व्हाट। एंड ये चीज़ कही जा रही है कि जो मतलब अफगानिस्तान है वहाँ पे वर्स्ट फूड क्राइसिस जो है वो आने वाली है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी। अगला है फेसबुक्स लैंग्वेज गैप्स वीकन द स्क्रीनिंग ऑफ हेट एंड टेररिज्म। यहाँ पे एक रिसेंटली एक विसल ब्लोअर आई हैं फेसबुक की, जिनका नाम है फ्रांसिस हॉगन, याद रखिएगा फ्रांसिस हॉगन। शी इज़ एन एक्स FB एम्प्लॉय जो कि टर्न इनटू अ विसल ब्लोअर, फ्रांसिस हॉगन। अब इनका ये कहना है कि फेसबुक के पास, देखो इशू क्या है मैं बताता हूँ। इनका ये कहना है कि फेसबुक के बाद पास ना मॉडरेटर्स हैं, दे डोंट हैव इनफ मॉडरेटर्स जो कि काम कर रहे हैं, एंड इसी कारण से फेसबुक का यूज़ किया जाता है हेट स्पीच को बढ़ाने में, वायलेंस को बढ़ाने में, ठीक है ना। कुल मिलाकर क्या था, अभी रिसेंटली हुआ क्या, ये जो गाज़ा वाला रीजन था वहाँ पे फेसबुक ने क्या किया कि अल अक्सा, जो अल अक्सा है, हैशटैग अल अक्सा जो है उसको बैन कर दिया, स्टम को, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो ब्लैंकेट बैन्स हैं, एक तरीके से पॉलिटिकल स्पीच को आप मॉडिफाई कर रहे हो, है ना। आप पॉलिटिकल स्पीच को मॉडिफाई कर रहे हो, आप बता रहे हो कौन सा हैशटैग आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा हैशटैग यूज़ नहीं हो सकता है, और ये चीज़ एक तरीके से पॉलिटिकल स्पीच को मॉडिफाई कर रही है। तो यही चीज़ जो विसल ब्लोअर ने यही कहा कि चूंकि इनके पास इनफ मॉडरेटर्स नहीं है, इनके पास, इनको नहीं पता कि कौन सा क्या है, तो इसलिए कई बार ये ब्लैंकेट बैन भी
करते हैं और कई जगह पे ये ब्लैंकेट बैन क्या ये कुछ नहीं कर पाते, जैसे कि अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडिया वाला रीजन है, तो यहाँ पे इनके पास एम्प्लॉयज़ प्रॉपर नहीं है जो कि इस तरीके से उसको मॉडरेट कर सके। तो अगर मॉडरेटर्स की कमी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से कैसे होगा, ना ही इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोल्यूशन है ना, या तो आपके पास मॉडरेटर्स हो या आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोल्यूशंस हो, दोनों ही आपके पास नहीं। तो ये फ्रांसिस हॉगन का नाम याद रखेगा। रेन डेंट्स रबर आउटपुट इंपोर्ट्स टू राइज। अब यहाँ पर है कि रेन के कारण जो रबर आउटपुट है वो डिक्रीज होने वाला है, एंड रबर का आउटपुट अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा इंडिया में जो नेचुरल रबर है उसको सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है केरला स्टेट। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और यहाँ पे रेन के कारण जो टैपिंग एक्सरसाइज होती है, एक्चुअली में टैपिंग करने के की जाती है। देखो मैं अपनी अब बेहतरीन ड्राइंग के द्वारा आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये अगर आप देख पाएँ, समझ गए होंगे, ये पेड़ है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं और ये ग्राउंड है। अब क्या ये पेड़ का जैसा ट्रंक होता है, ट्रंक वाला पार्ट होता है, तो इसमें टैपिंग, जो ये रबर का ट्री है सपोज, अब ये रबर का नहीं, ये तो आम का पेड़ है, इसको छोड़ दो, ये रबर का सपोज ये ट्रंक है, तो क्या करते हैं ये बार्क से इस तरह का एक कट बनाते हैं, जैसे आपको साइड में ये कट दिख रहा है ना, इस तरीके से कट बनाते हैं और अंदर की तरफ इनवर्ड की तरफ कट के ये बनाते हैं और फिर यहाँ से निकालते हैं, एक्चुअली में ये रबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज होती है ना कट करने वाली, ये टैपिंग कहलाती है। देखो लिखा भी है, रबर टैपिंग इज अ प्रोसेस बाय विच लेटेक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द रबर ट्री। लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं रबर ट्री से, वही प्रोसेस टैपिंग कहलाती है। रबर टैपिंग कौन सी प्रोसेस हो गई? इट इज द प्रोसेस बाय विच लेटेक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द रबर ट्री एंड लेटेक्स इज हार्वेस्टेड। कैसे किया जाता है? बाय स्लाइसिंग अ ग्रूव। एक ग्रूव को स्लाइस किया जाता है बार्क ऑफ द ट्री में। एक ट्री का जो बार्क रहता है उसमें इस तरीके से स्लाइस कर दिया जाता है ना, एट अ डेप्थ ऑफ 1/4 इंच, 1/4 इंच की डेप्थ पे किया जाता है, ठीक है ना। एंड इसी तरीके से लेटेक्स को निकालते हैं, इसी को टैपिंग कहते हैं। एक और चीज़ है, मैं आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन बता दूं, क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड है रबर प्रोडक्शन के लिए, तो याद रखिएगा हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। हाई टेम्परेचर चाहिए थ्रू आउट द ईयर, 20 से 35 डिग्री के बीच का। एवरेज मंथली मीन टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, और 20 डिग्री से कम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा रेनफॉल हैवी चाहिए, हैवी रेनफॉल भी चाहिए। टेम्परेचर 20 डिग्री से कम तो होना ही नहीं चाहिए और रेनफॉल भी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्वीक कर दिया है एजीआर को टू ईज द लेवीज ऑन टेलकोस। अब आपको पता है एजीआर यानी कि ये मतलब जो ग्रॉस रेवेन्यू था, है ना, एक्यूमुलेटेड ग्रॉस रेवेन्यू जो उन्होंने बोला था एजीआर, ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, सॉरी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, करेक्ट फुल फॉर्म क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो था ये टेलीकॉम पहले जो ऑर्डर आया था वो ये आया था कि आपको टेलीकॉम सर्विसेज के लिए प्लस नॉन टेलीकॉम सर्विसेज के लिए दोनों के लिए देना पड़ता है ना। लगभग 10% के आसपास आता था। इसमें फीस, लाइसेंस फीस और ये सब लिया जाता है, टेलीकॉम कंपनीज द्वारा दिया जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पहले कहा था कि आपको 10% देना होगा। ये आपके दोनों रेवेन्यूज पे रहेगा, आपका टेलीकॉम रेवेन्यूज पे भी रहेगा और दूसरा आपका नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज पे भी रहेगा। लेकिन अब इन्होंने ट्वीक कर दिया ऑर्डर को और कहा है कि अब आपको केवल टेलीकॉम सर्विसेज के लिए देना पड़ेगा, नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू पे आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इससे काफ़ी फायदा टेलीकॉम कंपनीज को होने वाला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पे जो 2 नए फ्रेंचाइजीज हैं उनको याद रखिएगा, आरपीएसजी ग्रुप वेंचर्स, है ना, जिनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और दूसरा है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स, है ना, इट्स अ लग्जमबर्ग बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म, है ना। तो ये दोनों ने लिया है, एक ने लखनऊ लिया है, दूसरे ने कौन सा लिया आपका, जो भी लिया हो, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, फ्रंट पेज में है, मैं आपको देख के बता देता हूँ, मुझे तो खुद ही नहीं याद है कौन सा लिया। तो दैट इज द थिंग। तो ये आज हमने चीज़ें डिस्कस किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स थे वैसे आज, इसीलिए मेरे को टीम भी भूल गई वो वाली। एक ने लिया है लखनऊ, दूसरे अहमदाबाद फ्रेंचाइजी लिए। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।